तो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें प्राइमरी साइड की पावर और सेकेंडरी साइड की जो पावर है बोथ पावर लेवल्स आर सेम। सो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी में जो पावर ट्रांसमिट की जाती है और सेकेंडरी में जो इंड्यूस होती है पावर वो सेम होती है। ये एक पावर ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल है। और ऐसा नहीं है कि हम ये बात हवा में कह रहे हैं, बल्कि क्योंकि अगर आप मशीन्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक मशीन्स में जो ट्रांसफॉर्मर है ये एक स्टैटिक मशीन है। इट इज़ अ स्टैटिक मशीन। So if you see, there is no revolving mechanism like a motor or a generator. So as compared to a motor or a generator, there is no rotating mechanism, but the only thing that is a changing current. So इसके स्टैटिक होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी अगर 100% नहीं होती तो इसके काफ़ी हद तक करीब ज़रूर होती है और ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव की जा सकती है। आल्दो इसमें लॉसेस भी होते हैं जिनका तज़किरा हम अभी करते हैं, लेकिन ये सिलसिला ज़रूर है कि पावर जो है वो मशीन्स में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो इलेक्ट्रिक मशीन्स में वो ट्रांसफॉर्मर की होती है। सो याद रखें ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी की पावर सेकेंडरी की पावर बोथ आर सेम। सो वी नो पावर इज गिवन बाय वी आई, the product of voltage and current. We have proved it as well. So P is equal to VI. So प्राइमरी साइड के लिए VI लिख देंगे PP के साथ और सेकेंडरी में SS के साथ. So VP is the voltage applied in the primary and VS is the voltage induced in the secondary. And IP is the current flowing in the primary coil, जबकि IS is the current flowing in the secondary coil. So इससे हमें ये वाला फॉर्मूला मिलता है. इससे मैंने जानबूझकर इस शक्ल में लिखा है VS over VP की शक्ल में ना, क्योंकि अब मैं इसको एक और इज्तिमाई लेवल के ऊपर देख सकता हूँ. आप देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा है, that was in terms of voltage. So now we can unify all of these formulas. So turns ratio NS over NP and voltage के लिहाज से इसका ये रिलेशन है और करंट के लिहाज से इसका ये रिलेशन है. So if you see very closely, तो टर्न्स रेशियो और वोल्टेज का तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन टर्न्स रेशियो और करंट का इन्वर्स रिलेशन है. क्योंकि देखें सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स के सामने सेकेंडरी के ही वोल्टेज आ रहे हैं और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स के सामने प्राइमरी का करंट आ रहा है. वो करंट कौन सा है? दैट इज IP. सो इट मींस के वोल्टेज का जो इन्वर्स रिलेशन है. सो अगर हम वोल्टेज सेकेंडरी के बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेकेंडरी के बढ़ाने की वजह से या चलें प्राइमरी कंट्रोल करती है ना, तो अगर मैं प्राइमरी के वोल्टेज बढ़ाऊं तो प्राइमरी को वोल्टेज बढ़ाने से सेकेंडरी के अंदर जो करंट है वो क्या होगा? कम होगा. तो ये बेसिक असूल है. अच्छा, ये अब बड़ी मजेदार चीज है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा है आप सबके लिए. ये क्वेश्चन आप नोट कर लें. सो यू वुड आंसर दिस क्वेश्चन. भाई अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, सो फॉर्चुनेटली ये एक सिंपल सी डायग्राम स्टेप अप को ही रिप्रेजेंट करी. सो अगर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है तो इसका तो मतलब ये है कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते जाते हैं और वोल्टेज बढ़ते जाएंगे और हम क्या करेंगे जी, हमारे बिजली के सारे मसले हल हो जाएंगे. बस ठीक है, कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आते जाएंगे और ये काम करके हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं. ले जी, बिजली बिजली खत्म ही नहीं होगी कभी. So I have a question for you that a step up transformer, first of all, does it satisfy the law of conservation of energy? ये तो वोल्टेज कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज इसने बना दिए. और अगर ये नहीं करता तो क्यों नहीं करता? अगर ये करता है तो कैसे करता है? We have just seen a very basic principle, that is कि ट्रांसफॉर्मर के लिए जो कांस्टेंट है that is power. सो अगर आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं, सो ट्रांसफॉर्मर का असूल याद रखिएगा कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? वो है पावर. तो अगर मैं सेकेंडरी के वोल्टेज बढ़ा देता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं वोल्टेज सिर्फ सेकेंडरी के नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उसके साथ साथ सेकेंडरी का करंट क्या हो जाएगा? कम. मसलन अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाने की कोशिश करूँ ना आपको समझाने के लिए, ये पावर है, ये करंट है, एंड देन वी हैव
वोल्टेज वी, और ये चलें हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, आउटपुट की पावर तो कांस्टेंट रहनी है। तो अगर फर्ज करें कि 100 वाट पावर है जो हमने प्रोवाइड की है, और 100 वाट पावर के बाद करंट फ्लो कर रहा है 1, और सेकेंडरी के अंदर वोल्टेजेस हैं 100 वोल्ट, तो इनकी प्रोडक्ट कितनी होगी? इनकी प्रोडक्ट होगी 100, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे ना, लाइक वोल्टेज को चलें कम कर देंगे, सो इफ वी डिक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज, तो वोल्टेजेस को डिक्रीज करने का मतलब है, वोल्टेजेस को डिक्रीज करने का मतलब होगा कि हम करंट को उसी रेशियो से इंक्रीज कर देंगे, स्टिल इट विल रिमेन 100। इफ इवन वी, हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो इसके वोल्टेजेस को फर्ज करें कि 4 गुना कम कर देता है। 4 गुना कम करने का मतलब है पहले वोल्टेज 100 थे, अब वोल्टेज 25 हो रहे हैं सेकेंडरी। सो स्टिल यू विल सी कि जिस रेशियो से आप वोल्टेज कम करेंगे उसी रेशियो से करंट बढ़ जाएगा, बट द पावर विल रिमेन सेम। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी जो पावर है, this power remains constant. So this is the basic principle that we use in a transformer, and this is what a transformer does. इसके अंदर पावर जो है वो बेटा कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप स्टेप अप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एनर्जी को बढ़ा दिया या पावर को बढ़ा दिया। स्टेप अप मींस कि आपने सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाया है, और जिस रेशियो से वोल्टेज बढ़ाया है उसी रेशियो से आपने करंट को कम भी किया है। तो अगर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने आपके वोल्टेजेस को डिक्रीज कर दिया, सो इफ इट डिक्रीजेस द वोल्टेज, then it does not mean that energy will decrease as well. No, the power will remain constant because it will increase the current with the same magnitude. So ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोविजन है आपका ट्रांसफार्मर, जो आपको प्रोवाइड करता है, जो आपको इजाजत देता है कि आप जब चाहें वोल्टेजेस को कम कर लें, जब चाहे वोल्टेजेस को ज्यादा कर लें, लेकिन वोल्टेजेस ज्यादा करने का मतलब है कि उसी रेशियो से करंट कम होगा, पावर कांस्टेंट रहेगी, और वोल्टेजेस डिक्रीज करने का मतलब है उसी रेशियो से करंट बढ़ जाएगा, पावर कांस्टेंट रहेगी। चलो आए जी, अब हम एक स्कीमेटिक को देखते हैं। ये चीज पढ़ने के बाद वो ये है कि यू कैन सी अ जनरेशन स्टेशन हियर वेयर पावर प्लांट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। मैंने आपकी आसानी के लिए एक प्रैक्टिकल सी एग्जांपल लिखी है जिसमें हम जनरली पाकिस्तान में 11 केवी के ऊपर पावर जो है वो जनरेट करते हैं। लाइक मैं मंगला तरबेला डैम के ऊपर जितने भी जनरेटर्स मेरे लगे हैं वो कितने वोल्टेज जनरेट कर रहे होंगे? 11 केवी। भाई 11 किलो वोल्ट हम जनरेट कर रहे हैं, उतने ही हम सप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? शुक्रिया। होता यह है कि ये वोल्टेजेस तो कम है, लेकिन इसका करंट बहुत ज्यादा हाई है, इट इज वेरी हाई। और आप मुझे बताएं, आप सबको याद है कि रेजिस्टेंस जो होती है ये क्या चीज होती है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? लेंथ है सर, एरिया है। शाबाश, वेरी गुड। So very rightly said, resistance depends upon the length of the conductor as well as the area. और भाई मैं मंगला डैम से लाहौर तक बिजली पहुंचाना चाहता हूं, तो जाहिर है मैं किसी शॉपर में डाल के तो नहीं ना लेके आऊंगा, वो आनी है वायर के जरिए, ठीक है ना? सो वो वायर के जरिए आनी है, और वायर की कोई ना कोई लेंथ होगी। अब मुझे बताएं, मैं चाहूंगा कि रुकावट कम से कम हो, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, ताकि मेरी बिजली का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लेवल है वो ज़ाया ना होने के बराबर हो। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर लेंथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर वहां से यहाँ तक का फासला है, लेट अस से 500 किलोमीटर है, या चलें 700 किलोमीटर कह लें, तो 700 किलोमीटर लंबी लाइन बिछानी पड़ेगी। यानी कि इसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इट कांट बी कॉम्प्रोमाइज। ये तो इतनी होगी, ठीक है। सो लेंथ तो जितना फासला उतनी बड़ी उतनी लंबी तार जो है वो बिछानी पड़ेगी। अब रेजिस्टेंस को कम करने का दूसरा तरीका क्या है? वो है हम एरिया को क्या कर दें, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया को क्या है? सर ज्यादा करेंगे सर, शाबाश, ताकि जो अपोजिंग फ्लो ऑफ चार्जेस है वो थोड़ा कम हो जाए। शाबाश। लेकिन अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि हैवी कंडक्टर इस्तेमाल कर दूं।
तो मटेरियल मुझे ज्यादा चाहिए होगा। जब मुझे ज्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा ना, तो अव्वल तो इसको इन ट्रांसमिशन लाइन पर हैंग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है आंधी वगैरह आती है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरा मसला है कॉस्ट का, क्योंकि अगर आप कॉस्ट की बात करें तो इस हैवी कंडक्टर का जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता जाएगा उतना ये कॉस्टली महंगा होता जाएगा। सो इसका मतलब दूसरा ये है कि हम एरिया भी एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये इसमें टेंशन बहुत ज्यादा हो सकती है हमारी पोल्स पर। दूसरी वजह ये है कि ये कॉस्टली भी बहुत ज्यादा हो सकता है। सो अब रेजिस्टेंस को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब देखें ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो मेजर लॉसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है। आई हैव अ क्वेश्चन एसोसिएटेड विद दिस एज वेल, दैट हाउ कैन वी reduce the heat losses or the power losses in the wire, क्योंकि वायर के जरिए आना है करंट, और दूसरा रास्ता नहीं है। टाइम ठीक है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये भी हमने देख लिया कि भाई रेजिस्टेंस भी एक हद से ज्यादा कंट्रोल नहीं की जा सकती। अब आखिरी चीज है कि अगर आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन में हीट को कम करना चाहते हैं तो इसका एक बेहतरीन तरीका है कि आप करंट की मिकदार को कम कर दें। करंट की मिकदार किसी तरीके से कम हो सकती है? वोल्टेज ज्यादा करेंगे सर। वोल्टेज को बढ़ाकर। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। वोल्टेज को बढ़ाकर हम करंट को कम कर सकते हैं। और कोई ऐसी चीज है जो कि वोल्टेजेस को बढ़ा के करंट को भी कम कर सकती है? उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। सो यही वजह है कि आप जनरेटिंग स्टेशन में इसका लेवल ऑफ वोल्टेज आप देखें 11 केवी से आपने 500 केवी कर दिया। सो 500 केवी का मतलब है कि 5 लाख वोल्ट। तो 5 लाख वोल्ट इतना हैवी वोल्टेज जब हम इंक्रीज करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपके करंट की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। जब करंट की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी सो इस वजह से हीट लॉसेस कम से कम हो जाएंगे। बेला बेड़े वो जरा मामला खराब है। केले जी मंगला से या तरबेला से लाहौर में बिजली पहुंच गई, तो बेटा यहाँ पर एक कुछ मिसिंग है। डायरेक्ट इतने वोल्टेज पे कम नहीं किया जाता। पाकिस्तान में प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में प्रैक्टिकली 500 केवी से आगे फिर एक ग्रिड स्टेशन आता है, वो होता है 220 केवी का। वैसे डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेज यूज होते हैं। सो चूंकि इसमें थोड़ी सी मुझे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है तो ये इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट को हम कवर करके क्लोज कर देते हैं आज के सेशन को। सो 500 केवी से फिर वो स्टेप डाउन किया जाता है एक ग्रिड स्टेशन में, 220 केवी का ग्रिड स्टेशन होता है। ये ग्रिड स्टेशन मेन शहर में होते हैं, कोई चंद एक होते हैं, ये ज्यादा नहीं होते। ये शहर के मेन एंट्रेंस के ऊपर लगाए जाते हैं जहां पर पावर रिसीव होती है। यहाँ से 220 केवी के बाद आगे एक और सब स्टेशन होता है। ये सब स्टेशन होता है जो आपके इलाकों के करीब मौजूद होता है। यहाँ पर एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जिसको 132 केवी के ऊपर किया जाता है। सो बेसिकली ये जो सब स्टेशन होता है ना, यहाँ पर क्योंकि उसने जाहिर है एक ऐसी डायग्राम बनाई थी, सो आई जस्ट वांटेड टू सेव माय टाइम। सो पाकिस्तान में सब स्टेशन में 132 केवी आ रहा होता है और वहां से उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करके 11 केवी में शिफ्ट किया जाता है। ये स्टेप डाउन, तो आप देखें हम फायदा क्या हुआ है, हमने दरमियान में करंट की वजह से जो हीट लॉसेस होने थे उसको बचा लिया। यहाँ पर स्टेप अप करके वोल्टेज को बढ़ा दिया और करंट को कम कर दिया। और इस लेवल पे जब हम आए तो अब हमने आगे डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी इंडस्ट्री को भी और जो घरेलू कस्टमर्स हैं उनको भी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया जिसने वोल्टेज की मिकदार को मुनासिब लेवल पर कम करके और करंट की मिकदार को मुनासिब लेवल तक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको डायरेक्टली इतने ही वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि उसमें हाई पावर वाली मशीनरी मौजूद होती है, मिल्स होती हैं, तो उनको तो डायरेक्टली 11 केवी दे दी जाते हैं। ये इनका काम महंगा होता है, इनका बिल मीटर्स भी इनके डिफरेंट। और कुछ ऐसे होते हैं इंडस्ट्री जिनको इससे मुकाबले में कम चाहिए होता है, यानी 400 वोल्ट जिसको चाहिए उसको लो वोल्टेज। लेकिन घरों में आने से पहले यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 11 केवी को कन्वर्ट करता है
220 वोल्ट में। ये वो वाला ट्रांसफार्मर है जो आपके मोहल्ले के पास लगा होता है, जिसमें मेन जो ये 3 वाली लाइंस आ रही होती हैं 11 केवी के, ये फीडर से आगे, वो कहता है ना फीडर ट्रिप कर गया, तो फीडर क्या होता है, ये 11 किलो वोल्ट का जो सब स्टेशन से आ रहा होता है ना, 11 किलो वोल्ट की वोल्टेज, ये होता है आपका फीडर जो आपके घरों को फीड करता है बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ये बेटा इसको स्टेप डाउन करता है 220 वोल्ट में, और आपके घरों के पास फिर 220 वोल्ट की लाइंस हैं, जिसमें 3 कंडक्टर गुजर रहे होते हैं और एक चौथा कंडक्टर होता है जो कि न्यूट्रल का होता है। ये 3 फेज आ रही होती है। हमारे घरों में से वो जब आप वापडा से सप्लाई लेते हैं तो वो 3 जो लाइव हैं, वही वाली बात जो अभी अशरफ कर रहे थे, 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और तीसरे वाली जो तार है वो होती है न्यूट्रल। तो दिस इज न्यूट्रल। तो कोई सा एक लाइव और दूसरा जो न्यूट्रल है, वहां से वो तार लगा देते हैं और आपके घर को बिजली सप्लाई कर देते हैं। सो एक लाइव और न्यूट्रल, न्यूट्रल सबको एक जैसी मिलती है, लाइव जो है वो डिपेंडिंग के, फर्ज करें 10 घर इस पे लगे हुए हैं, तो वो चाहेगा कि एक लाइव आपको यहाँ से देते। सो आपके घरों में सिंगल फेज इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में बात होगी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन हम इस पूरे इस डायग्राम के अंदर इस बात को कंक्लूड करते हैं ताकि आप लोग जा सकें, देन वी विल मूव फर्दर। So in this whole session we have seen that how high voltages are transmitted from the power station towards the secondary consumers or the domestic purpose. So हमने देखा इसमें सबसे अहम जो रोल था वो ट्रांसफार्मर था। जहां हमें लगा कि हमें करंट को कम करना है, वहां पे हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर लिया, जिसने वोल्टेजेस को तो बढ़ा दिया लेकिन करंट को कम कर दिया। रिसीविंग एंड पर हमने ये काम किया, क्योंकि यहाँ पर इतने हाई वोल्टेज हमारे अप्लायंसेस को खराब कर सकते हैं, तो हमने उसको ग्रेजुअली डिक्रीज किया वोल्टेज लेवल को, और वोल्टेज लेवल को ग्रेजुअली डिक्रीज करने के बाद हमने फर्दर घरों तक जाते जाते स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किए। यहाँ पर अब हम लास्ट पे अगर ये भी देख लें कि आप घर के अंदर 220 वोल्ट आ गए हैं, तो उससे भी आगे आपके घर में चार्जर मौजूद है। उस चार्जर के अंदर आपको कितने वोल्टेज चाहिए होते हैं? 3.7 2.5 तक जी, तकरीबन ये इतने वोल्टेज लगे होते हैं, लिथियम आयन बैटरी के ऊपर लिखे होते हैं। तो दरमियान में एक अडेप्टर यूज होता है। उस अडेप्टर में क्या चीज होती है? ड्रेन प्राइमरी कॉइल होंगे सर, जो उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर होगा। वो ट्रांसफार्मर को फर्दर स्टेप डाउन करेगा टू अ सर्टेन लेवल जो कि उसको रिक्वायर्ड है। सो ऑल इन ऑल आज के सेशन में हमने आपकी बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखी है। लॉसेस के बारे में मैं नेक्स्ट कल बात करूंगा। फिलहाल आज जितना भी हमने पोर्शन पढ़ा उसमें ये चीज हमने बड़े अच्छे तरीके से कंक्लूड कर लिया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर। सो जो चीज़ आपने सीखी है इसको आप एक मुख्तसर सी 5-6 लाइनों में आप लिख लें अपने पास और मुझे शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच डियर ऑल। अल्लाह हाफिज। हमें भरोसा है अपने नौजवानों पर। नया दिन चढ़ रहा